नमस्कार दोस्तों, मैं जीसी पांडे, एक्सपर्ट पॉलिटिकल साइंस। क्वेश्चन प्रैक्टिस हम आपकी करवा रहे हैं इस समय। और क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में हमारे अब तक कुल 53 सेट हो चुके हैं और आज ये हमारा 54 नंबर का सेट है। ठीक है। और 54वें सेट से पहले के जो 53 सेट्स हैं, अगर आप अपनी तैयारी में इस समय लगे हुए हैं तो उन सभी सेट्स को जरूर सॉल्व कर लीजिए और बाद में इन सबको कलेक्टिव तौर पर भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है। और एट लास्ट एग्जाम से पहले आपकी ये प्रिपरेशन में अच्छे साबित होंगे, बेहतर साबित होंगे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है। साथ साथ में कंटेंट पर भी ध्यान दे लीजिए, लेकिन इसी के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको और देते चलें। ऐसे लोग जो फ्रेशर हैं, नई तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो है वो पहले से तैयारी कर रहे हैं लेकिन शायद अपनी तैयारी से पूर्ण संतुष्ट नहीं हैं, तो उनके लिए जो स्पेशली हिस्ट्री से हैं उनके लिए तो एक अलग से क्रैश कोर्स चल रहा है 65 डेज का, जो बहुत ही मिनिमम फीस में है, उसको भी आप लोग ले सकते हैं। लेकिन जो हिस्ट्री के, पॉलिटिकल साइंस के प्रॉपर स्टूडेंट्स हैं और वो टीजीटी, पीएचडी, नेट, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वो उनके लिए एक रेगुलर कोर्सेस चल रहा है जो कि हमेशा ही चलता है। पॉलिटिकल साइंस का कोर्स है 7:30 बजे से 9 बजे तक और हिस्ट्री का टाइमिंग है उसमें 9 से 10:30। ये ऑनलाइन मोड में भी चल रहा है और ये ऑफलाइन मोड में भी चल रहा है। ऑनलाइन मोड में जो क्लासेस हैं वो लाइव क्लासेस हैं, क्लास से ही आपको लाइव की जाती हैं, उसको भी आप ले सकते हैं। ठीक है। और अगर आप प्रयागराज के आसपास हैं तो आप लोग आकर के ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। बहुत बेहतरीन क्लासेस आपको मिलेंगी और बहुत ही जेन्युइन प्राइस पर आपको मिलेंगी। ठीक है। तो फिलहाल आपकी तैयारी में ये भी एक बढ़िया मीडियम बन सकता है। बाकी हम लोग यूट्यूब पर पोस्ट के माध्यम से भी क्वेश्चन देते हैं, उन पोस्ट के माध्यम से दिए गए क्वेश्चंस को भी आप लोग जरूर सॉल्व कीजिए, उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। दूसरा, हम अगर आप ऐप पे जाएंगे तो फ्री पीडीएफ से भी दे रहे हैं। ऐसे लोग जो किसी भी तरह के कोर्स से संबंधित हैं, अगर आप ऐप पर जाएंगे तो फ्री पीडीएफ भी दे रहे हैं, उसको आप विद इन टाइमिंग आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जो यूट्यूब के पोस्ट वाले सेक्शन में हम डाल रहे हैं क्वेश्चन, उनको भी हम विद एक्सप्लेनेशन आपको दे रहे हैं, व्याख्या के साथ दे रहे हैं, उसको भी आप लोग सॉल्व कीजिए। जब आप कई तरीके से काम करेंगे तो ही फिलहाल परिणाम आपको मिलेगा। ठीक है। और जरूर मिलेगा, इस आशा के साथ आप लोग लगे रहिए। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, त्रिशंकु संसद का तात्पर्य है। त्रिशंकु संसद का तात्पर्य है संसद में 2 दलों का बहुमत, संसद में 1 दल का बहुमत, संसद में 3 दलों का बहुमत, संसद में किसी दल का बहुमत नहीं। संसद में किसी दल का बहुमत नहीं। देखिए, त्रिशंकु संसद, ठीक है, का मतलब होता है संसद में किसी दल का बहुमत नहीं। दरअसल आप जानते हैं वैश्विक लोकतंत्र में जो दलों की व्यवस्था है उसमें कहीं पर एक दलीय व्यवस्था है, कहीं पर द्विदलीय व्यवस्था है, तो कहीं पर बहुदलीय व्यवस्था है। भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। ठीक है। और जो दल सरकार बनाता है उसके लिए व्यवस्था क्या की गई है? उसके लिए व्यवस्था की गई है कि जिस दल का सदन में बहुमत होता है, बहुमत का मतलब आधे से एक ज्यादा, और हमारे यहाँ बहुमत सीटों की संख्या के आधार पर होता है। ठीक है। कितनी सीटें मिली, यानी संसद में कितनी सीटें हैं, जितनी सीटें हैं उस सीटों में से आधे से एक अधिक क्या होता है? बहुमत होता है। तो अगर किसी एक दल को इस प्रकार का बहुमत मिल जा रहा है तो तब तो एक दल की सरकार बनेगी। लेकिन अगर इस प्रकार से जनादेश नहीं आया है तो ऐसी संसद को हम क्या कहते हैं? त्रिशंकु संसद कहते हैं। अगर हम भारतीय राजनीतिक इतिहास को देखें तो संसदीय लोकतंत्र की हमारे यहाँ का जो इतिहास है, तो ऐसा कई बार हुआ है हमारे यहाँ जब त्रिशंकु संसद, ठीक है, आई हुई है। जैसे अब बहुत पहले तो मान लीजिए हम ना जाकर के, अगर हम 1990 से पहले जाएं तो बीपी सिंह की सरकार, चंद्रशेखर जी की सरकार, यह दोनों ही त्रिशंकु संसद की स्थिति बनी थी। यानी इसमें मिली जुली सरकार बनती है, यानी जब एक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता तो 2 या 2 से अधिक दल आपस में मिल करके सरकार बना लेते हैं और उस स्थिति को हम कहते हैं त्रिशंकु संसद या फिर मिली जुली सरकार। ठीक है। लेकिन 1991 में जब आम चुनाव होते हैं तो उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत तो प्राप्त नहीं होता, यानी 51 सीटें नहीं आती, 51% सीटें तो नहीं आती हैं, लेकिन सीमांत बहुमत मिलता है। सीमांत बहुमत का मतलब बहुमत के करीब। ऐसी सरकार
जब कोई सरकार पूर्ण बहुमत में नहीं होती है लेकिन विपक्ष के लोग उस सरकार को गिराने में कोई भूमिका अदा नहीं करते हैं तो उसको हम अल्पमत की सरकार कहते हैं। और पीवी नरसिम्हा राव की सरकार जो बनी थी, जो कि जो है स्वर्गीय राजीव गांधी जी की हत्या के पश्चात चुनाव हुआ था, उस चुनाव में भी उनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, लेकिन वह अल्पमत की सरकार थी। लेकिन जब 1996 में चुनाव होता है तो वाजपेयी जी की सरकार केवल 13 दिन के लिए ही आ पाती है, क्योंकि वह अल्पमत की सरकार, वह भी जो है बहुमत साबित नहीं कर पाती है। और 1996 के चुनाव में भी त्रिशंकु संसद ही आती है। लेकिन जब उसके बाद फिर चुनाव होता है तो उस बार भी जो है वाजपेयी सरकार ऐसे ही आती है, यद्यपि वह 13 दलों को मिला करके सरकार बनाते हैं, यानी त्रिशंकु संसद की स्थिति उसमें भी रहती है। जब उसके बाद फिर चुनाव होता है 1919 में 1999 में चुनाव होता है, तो 1999 के चुनाव में भी त्रिशंकु संसद ही आती है। उस बार वाजपेयी साहब जो है वो 26 दलों को मिलाकर के सरकार बनाते हैं, यानी उसमें भी त्रिशंकु संसद ही रहती है। 2004 का चुनाव होता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह बनते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन उस बार भी त्रिशंकु संसद ही रहती है। उसके बाद 2009 का चुनाव होता है, उसमें भी त्रिशंकु संसद ही रहती है, यानी मिलीजुली सरकार बनती है। लेकिन बदल जाती है पिक्चर 2014 में। 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है, तो उस बार केवल अकेले दम पर, यानी सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी मिलती है बहुत दिनों बाद भारतीय लोकतंत्र में, और शायद वह राजीव गांधी के बाद पहली बार ऐसा हुआ था। ठीक है, यानी 84 के आम चुनाव के बाद शायद पहली बार ऐसा हुआ था। 2014 में अकेले एक दल की सरकार बनती है। 2019 में भी यही स्थिति आती है, एक दल की सरकार बनती है, यानी पूर्ण बहुमत सरकार बन जाती है। लेकिन जब 2024 में आम चुनाव होता है तो फिर से त्रिशंकु संसद ही बन जाती है। ठीक है, यानी किसी एक दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता है। क्लियर हो गया आप लोगों को? इसे क्या बोलते हैं? त्रिशंकु संसद। और जब त्रिशंकु संसद आएगी तो मिलीजुली ही सरकार बन सकती है। थोड़ा सा राज्य की स्थिति देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य पे संबंधित क्वेश्चन आ सकता है, तो जान लीजिए। 2007 के आम चुनाव से पहले यहां भी विधानमंडल जो बन रहा था वह त्रिशंकु विधानसभा ही बन रही थी। लेकिन 2007 में मायावती जी की सरकार आती है, पूर्ण बहुमत की सरकार आती है। उसके बाद से अब तक जितने भी चुनाव हो रहे हैं, 2007 के बाद 2012 का चुनाव, 2017 का चुनाव, 2022 का चुनाव, और आगे अब देखा जाएगा, अब तक जो है वह एक पार्टी को ही पूर्ण बहुमत प्राप्त हो रहा है। ठीक है, यानी कोई भी किसी भी दल की पार्टी हो, इससे मतलब किसी भी दल की हो, लेकिन जो भी दल की सरकार बना रहा है या जो भी चुनाव हो रहा है उसमें एक दल को ही बहुमत प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्लियर हो गया? किस संसद में किसी दल का बहुमत नहीं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अल्पतंत्र का लौह नियम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया या किसने दिया? अल्पतंत्र का लौह नियम सिद्धांत किसने दिया था? मोस्का ने, मिशेल्स ने, परेटो ने या लॉस-बेल ने? अल्पतंत्र का लौह नियम सिद्धांत किसने दिया था? मोस्का ने, मिशेल्स ने, परेटो ने, लॉस-बेल ने? आंसर होगा इसका सी, यानी परेटो। ठीक है, क्या है ये अल्पतंत्र का लौह नियम सिद्धांत? दरअसल परेटो साहब ने जर्मन डेमोक्रेटिक पार्टी का अध्ययन किया था, और जर्मन डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्ययन के बाद इन्होंने एक किताब लिखी थी, और उस किताब का नाम था, जो कि इनकी काफी पॉपुलर बुक है, पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज। इस पॉलिटिकल पार्टीज में इन्होंने यह बताया था कि दरअसल जैसे राजनीतिक व्यवस्था में कुछ लोग तटस्थ रहने की कोशिश करते हैं, उसी प्रकार से समाज में भी तरह तरह के लोग होते हैं, और कुछ लोग राजनीति से तटस्थ रहने का नाटक करते हैं या राजनीति में तटस्थ रहते हैं। यानी राजनीति में ऐसे लोग, राजनीतिक तौर पर ऐसे लोग आलसी कहे जाते हैं, दीन दुनिया से खास मतलब न रखने वाले कहे जाते हैं, स्वहित के लिए होते हैं, जैसे समाज में हमारे होते, कहते हैं कि लोग हमको राजनीति से कोई खास मतलब नहीं है। ठीक है, तो ऐसे लोग होते हैं। और पेरेटो साहब का कहना यह है कि इन्हीं लोगों का
फायदा उठा करके इन जो सुस्त लोग हैं, आलसी लोग हैं, राजनीति में रुचि रखने वाले, मतदान व्यवस्था में भागीदार ना बनने वाले लोगों के आलस्य का फायदा उठा करके समाज के कुछ चतुर लोग, जो वास्तव में अयोग्य लोग भी हो सकते हैं, वे चतुर लोग सत्ता हथिया लेते हैं, सत्ता प्राप्त कर लेते हैं और कहीं ना कहीं वह राजनीतिक व्यवस्था का या लोकतंत्र का या देश का विकास भी कहीं ना कहीं अवरोधित करते हैं। इसी को जो है प्लेटो साहब ने अल्पतंत्र का लौह नियम कहा था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजनीतिक चिंतन के लिए सामान्यतया एक्विनास का कानून विषयक विवेचन, राजनीतिक चिंतन के लिए सामान्यतया एक्विनास का कानून विषयक विवेचन संभवतः उसकी महानतम देन है। यह कथन किसका है? डनिंग, गैटिल, फास्टर, कोकर। कहते हैं कि राजनीतिक चिंतन के लिए सामान्यतः एक्विनास का कानून विषयक विवेचन यानी विधि सम्मत विवेचन संभवतः उसकी महानतम देन है। यह कथन किसका है? वास्तव में यह कथन जो है वह कोकर का है। किसका है? कोकर का है, यानी आंसर इसका होगा डी। लेकिन इसके स्टेटमेंट के साथ आपके 7-8 क्वेश्चन बनेंगे और उन सबको मैं यहां डिटेल दे रहा हूं और 2 पेज में दे रहा हूं। पहले पेज का आप स्क्रीनशॉट लेने के लिए तैयार हो जाइए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। और इसके स्क्रीनशॉट के बाद अगले पेज को लीजिएगा, लेकिन पहले इसको समझ लीजिए क्या कहता है। फ्रांसिस विलियम कोकर जिनका यह स्टेटमेंट है, ने अपनी प्रसिद्ध रचना रीडिंग इन पॉलिटिकल फिलॉसफी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। रीडिंग इन पॉलिटिकल फिलॉसफी में एक्विनास के बारे में कहा है कि राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में कानून विषयक विवेचन उनकी महान देन है। किसमें कहा था? रीडिंग इन पॉलिटिकल फिलॉसफी में कहा था। किसने कहा था? विलियम कोकर ने कहा था। लेकिन संत थॉमस एक्विनास है क्या? जरा इसको जान लेते हैं एक बार। मध्यकाल में एक महानतम विचारक था। फोस्टर ने उसे संसार के क्रमबद्ध दार्शनिकों में स्थान दिया। उसके अनेक विचारों में कानून संबंधी विचार काफी महत्वपूर्ण है। उसने यानी एक्विनास के कहा कि कानून विवेक का वह अध्यादेश है जिसे लोकहित के लिए किसी ऐसे व्यक्ति ने प्रख्यापित किया हो जो समाज के कल्याण के लिए उत्तरदायी हो। एक्विनास ने क्या कहा? कानून विवेक का, विवेक यानी तर्क का, बुद्धि का वह अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस है जिसे लोकहित के लिए किसी ऐसे व्यक्ति ने प्रख्यापित किया जो समाज के कल्याण के लिए उत्तरदायी हो। ठीक है, यहां पर एक क्वेश्चन यहां और बनता है, जो है एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्विनास ने कानून को कितने वर्गों में बांटा? कितने वर्गों में बांटा था? एक्विनास ने कानून को 4 वर्गों में बांटा। ठीक है, अब ये 4 वर्ग भी अलग अलग बदल के पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसमें 4 वर्ग क्या था? पहला था शाश्वत कानून, दूसरा था प्राकृतिक कानून, तीसरा था दैवीय कानून और चौथा था मानवीय कानून। तो इसको भी आप लोग रट लीजिएगा। 4 कानून प्रतिपादित किया। 4 कानून कौन से थे? कोकर ने उनके बारे में क्या कहा? और आगे और देखिए एक चीज, वह राजा को विधि निर्माण की शक्ति केवल लौकिक विषयों पर ही देता गया। क्वेश्चन में आपका पूछा गया पीजीटी में कि एक्विनास राजा को जो है विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है किन क्षेत्रों पर, किन विषयों पर? तो लौकिक विषयों पर देता है। किसमें नहीं देता है? आध्यात्मिक विषयों को राजा के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखता है। किसको? आध्यात्मिक यानी धर्मगत विषयों को राजा के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखता है। उसे वह दैवीय कानून का अंग मानता है। लेकिन उसके कानून संबंधी विचारों पर टिप्पणी करते हुए यहां पर फ्रांसिस विलियम कोकर ऐसा कुछ और बात कहते हैं। क्या कहते हैं? ने अपनी पुस्तक रीडिंग इन पॉलिटिकल फिलॉसफी, जो मैंने पहले बताया, में कहा है कि राजनीतिक चिंतन के लिए सामान्यतया एक्विनास का कानून विषयक विवेचन संभवतः उसकी महानतम देन है, जैसा मैंने पहले बताया। लेकिन इसके बारे में कोस्टर साहब भी कुछ कहते हैं। एक्विनास के बारे में कोस्टर साहब कहते हैं और इसी तरह से मैक्सी साहब भी कहते हैं। ये सब अलग अलग बेटा प्रश्न हैं, अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनको आप जरूर पढ़िएगा। एक्विनास मध्य युग का एक सर्वाधिक प्रतिभा संपन्न दार्शनिक था जो मध्य युग के समग्र विचार का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक, कौन कहता है? कोस्टर कहता है। लेकिन मैक्सी क्या कहता है? मैक्सी का जो स्टेटमेंट है ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। मैक्सी के अनुसार एक्विनास मध्य युग का अरस्तु था। बदल बदल के कई भाषाओं में क्वेश्चन पूछा गया है। मैक्सी क्या कहता है कि एक्विनास
मध्य युग का अरस्तु था। क्या था? एक्विनास मध्य युग का अरस्तु था। कौन कहता है? मैक्सी कहता है। ये मैंने कुछ डिटेल आपको बताए, इसके भी स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा आप लोग, रट डालिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सी सरकार को उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जाना जाता है? कौन सी सरकार को उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जाना जाता है? कुलीन तंत्र, संसदीय, राजशाही, तानाशाही। उत्तरदायी सरकार यानी अकाउंटेबल गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है किसको भाई? कुलीन तंत्र को, संसदीय लोकतंत्र को, संसदीय व्यवस्था को, राजशाही को, या फिर तानाशाही को? आंसर क्या होगा? संसदीय व्यवस्था को। ठीक है ना? ये जो संसदीय व्यवस्था है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसको उत्तरदायी सरकार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस शासन, संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के प्रति, कार्यपालिका विधायिका के प्रति, आप जानते हैं इस संसदीय लोकतंत्र में जो हमारा संसदीय लोकतंत्र है, इस संसदीय लोकतंत्र के में क्या क्या होता है भाई? एक तो विधायिका होती है यानी लेजिस्लेशन होता है, ठीक है, दूसरा कार्यपालिका होती है यानी एग्जीक्यूटिव बॉडी यानी गवर्नमेंट होती है, और तीसरा होती है इसमें न्यायपालिका। तीसरा क्या होती है? न्यायपालिका। हम आप जानते हैं कि विधायिका यानी संसद, ठीक है, में से ही क्या बनती है? सरकार बनती है। विधायिका से ही क्या बनती है? सरकार बनती है। ठीक है, और सरकार को ही क्या बोलते हैं हम? कार्यपालिका बोलते हैं। अब ये जो कार्यपालिका है यानी सरकार है, यह क्या होती है? हमारे यहाँ लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, और लेकिन कार्यपालिका विधायिका के प्रति जिम्मेदार है, तो वहीं पर कार्यपालिका न्यायपालिका के प्रति जिम्मेदार है। और वैसे देखा जाए तो विधायिका और कार्यपालिका दोनों ही न्यायपालिका के लिए जिम्मेदार हैं, यानी उत्तरदायी हैं, न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी हैं। ठीक है ना? तो ऐसे में एक कोई भी ऐसा इसमें संगठन नहीं है या संस्था नहीं है जो दूसरी संस्था के प्रति उत्तरदायी ना हो, इसीलिए संसदात्मक लोकतंत्र की इस व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? उत्तरदायी सरकारी व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन, यह कथन किसका है कि संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की ओट में नौकरशाही शासन करती है? ओट मतलब कह सकते हैं कि कहते हैं ना आड़ में। ठीक है, ठीक है, यानी काम कोई और कर रहा है और उसके पीछे जो है वास्तविक काम कोई और कर रहा है। तो कह रहे हैं कि इस यह कथन किसका है कि संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की ओट में नौकरशाही शासन करती है? हर्मन फाइनर, हेरोल्ड लॉस्की, आइवर जेनिंग्स, रैमजे म्यूर। किसका स्टेटमेंट है भाई ये? वास्तव में ये स्टेटमेंट है रैमजे म्यूर का। रैमजे म्यूर का, यानी इसमें आंसर हो जाएगा डी, रैमजे म्यूर साहब का। ये रैमजे म्यूर साहब क्या कहते हैं? इनका दरअसल कहने का मतलब क्या है, थोड़ा समझिएगा आप लोग। भारत में जो कार्यपालिका है, अभी मैंने बताया कि विधायिका होती है, कार्यपालिका होती है, न्यायपालिका होती है। जो हमारे यहाँ कार्यपालिका होती है यानी जो सरकार होती है, कार्यपालिका को दो भागों में बांटा जाता है। इस कार्यपालिका को दो भागों में बांटा जाता है। एक होती है अस्थायी कार्यपालिका, ठीक है, अस्थायी कार्यपालिका, और दूसरी होती है स्थायी कार्यपालिका। दूसरी क्या होती है? स्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका का मतलब होता है मंत्रिपरिषद, ठीक है, या मंत्रिमंडल, और स्थायी कार्यपालिका का मतलब होता है नौकरशाही। ठीक है, इसको अस्थायी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हर 5 साल बाद चुनाव होता है और ये कभी भी बदल सकती है मंत्रिपरिषद, और मंत्रिपरिषद तो चुनाव से पहले भी बदली जा सकती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हमारे यहाँ क्या हो रहा है, होता क्या है कि दरअसल अभी नौकरशाही शब्द यहाँ पर आया हुआ है, थोड़ा सा जान लीजिए। नौकरशाही शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था एमजे गुरनी साहब ने, यह पहले बता चुके हैं आपको। लेकिन नौकरशाही के बारे में जो व्याख्या की नौकरशाही की, दरअसल नौकरशाही की व्याख्या दो तरीके से की जाती है। एक नौकरशाही की व्याख्या सामान्य तौर पर की जाती है जिसमें यह माना जाता है कि सरकार के कार्यों में सहयोग करने वाली प्रशासनिक इकाई ही क्या होती है? नौकरशाही होती है। लेकिन वहीं पर मार्क्सवादी व्याख्या जो इसकी है, मार्क्सवादी इसको शोषण का संयंत्र मानते हैं, शोषण का एक यंत्र मानते हैं। मार्क्सवादियों का यह मानना है कि नौकरशाही जनता का शोषण करती है।
इसकी तरह तरह की से वो आलोचना करते हैं। लेकिन एक नाम आता है मैक्स वेबर का। मैक्स वेबर साहब मूलतः समाजशास्त्री थे, लेकिन इन्होंने लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में भी पूरा कार्य किया है, और इन्होंने नौकरशाही की इस मार्क्सवादी व्याख्या को सही नहीं माना, बल्कि इसके चरित्रों को बढ़ा चढ़ाकर भी प्रस्तुत किया। आप ये कह सकते हैं कि इसको अच्छा बनाने का प्रयास किया। लेकिन लास्ट में इन्होंने भी एक शब्द कहा है कि नौकरशाही अग्नि के समान है, यानी अगर इसका सकारात्मक उपयोग किया जाए, जैसे आग होती है, अगर उसका सकारात्मक उपयोग किया जाए तो उसके बिना कुछ संभव नहीं है। आग के बिना क्या संभव बताइए। लेकिन अगर इसका नकारात्मक उपयोग होगा तो यह सब कुछ जला करके भस्म भी कर सकती है। यही बात यहां लागू होती है। यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। क्या पूछा जा रहा है कि दरअसल नौकरशाही, भाई हर 5 साल पर सरकार आपसे आती है, हाथ जोड़ करके ये कहती है कि भाई हमने अच्छा काम किया, हमको वोट दीजिए। और सरकार के इस राज्य में कुछ भी हो रहा है, जैसे कहते आप कहते हैं ना कि सरकार, आप कहते हैं योगी की पुलिस यह कर रही है, मोदी की पुलिस यह कर रही है। तो सर पुलिस पुलिस होती है ना, ये मायावती जी की पुलिस होती है, ना ये अखिलेश जी की पुलिस होती है, ना ये योगी जी की पुलिस होती है। वास्तव में पुलिस होती है, यानी अधिकारी, सरकारी अधिकारी अक्सर क्या करते हैं कि इनके साथ यही समस्या होती है, इनका सदुपयोग करना बहुत मुश्किल का काम होता है। अगर इन पर टाइट रखा रहे सरकारें बहुत ज्यादा, तो कहते हैं हमको ढंग से काम नहीं करने दिया जा रहा है। अगर इनको छोड़ दिया जाए तो ये मनमानी करते हैं, तो कभी पुलिस लॉकअप में किसी की मौत हो जाती है, आप सुनते हैं, तो कभी किसी का फर्जी एनकाउंटर भी हो सकता है। यानी अलग अलग सरकारों के समय में इनका सदुपयोग दुरुपयोग दोनों ही होता रहता है, और यह खुद भी सरकारों का सदुपयोग दुरुपयोग करती रहती हैं। यही संसदात्मक लोकतंत्र में विकासशील देशों में स्पेशली नौकरशाही की समस्या है। और यही यह कह रहे हैं कि वास्तव में जो बदनाम तो सरकार होती है और उसको 5 साल पे जनता बदल देती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि कहीं ना कहीं इस स्टेटमेंट के हिसाब से, जैसा कि रैमजे म्यूर साहब ने बताया कि सरकार की आड़ में, सरकार की ओट में नौकरशाही अपना उल्लू सीधा करती है, यह रैमजे म्यूर साहब का कहना है। ठीक है, बाकी कुछ मैंने एक्स्ट्रा आपको बताने की कोशिश किया, उसको आप लोग ध्यान से समझते रहिए। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय नियंत्रण की विधि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय नियंत्रण की विधि नहीं है? राष्ट्रपति का अभिभाषण, संसदीय प्रश्न, किसी विषय पर आधे घंटे की बहस, या फिर बजट पर चर्चा। संसदीय नियंत्रण की विधि नहीं है, आंसर होगा ए। क्या होगा आंसर? ए। संसदीय नियंत्रण की विधि नहीं है कौन? राष्ट्रपति का अभिभाषण। क्यों नहीं है भाई, जरा समझिएगा। हम जरा समझा देते हैं पहले चारों को आपको। राष्ट्रपति का अभिभाषण कब होता है? संसद के सत्र का जो आरंभ होता है वो राष्ट्रपति के अभिभाषण से ही आरंभ होता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में होता क्या है? राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में सरकार के द्वारा अब तक किए गए कार्यों का एक रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं, और सरकार उनकी, क्योंकि सरकार किसकी होती है? सरकार राष्ट्रपति की ही होती है। राष्ट्रपति ही सरकार का सृजन करता होता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति की सरकार ने अब तक क्या किया है यह बताता है, और साथ में भविष्य में क्या करने वाली है सरकार हमारी, उसकी भी एक रूपरेखा प्रस्तुत करता है। यह राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होती है, सत्ता पक्ष विपक्ष उस पर भाग लेता है, और राष्ट्रपति के पद को हमने सुशोभित पद माना है, इसलिए महामहिम राष्ट्रपति कहा जाता है। अब महामहिम राष्ट्रपति जो कि संसद का एक अंग है, आप जानते हैं भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर क्या बनती है? संसद बनती है। संसद का एक अंग है ये, और महामहिम संसद में पधारे उसके लिए एक धन्यवाद प्रस्ताव भी उनको प्रस्तुत किया, उनके सम्मान में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, धन्यवाद संसद उनका ज्ञापित करती है। तो यह संसदीय नियंत्रण, यह जो है दरअसल संसदीय नियंत्रण की व्यवस्था नहीं है। आप जानते हैं नियंत्रण भी कई प्रकार का होता है। एक होता है विधायी नियंत्रण, एक होता है कार्यपालकीय नियंत्रण, एक होता है जन नियंत्रण, और एक होता है संसदीय नियंत्रण। ठीक है, तो यहां पर राष्ट्रपति का अभिभाषण इसका भाग नहीं है, लेकिन संसदीय प्रश्न, चाहे वह शून्यकाल हो, चाहे वह प्रश्नकाल का प्रश्न हो, या किसी भी प्रकार के प्रश्न हो, वह नियंत्रण का साधन बनते हैं। किसी विषय पर आधे घंटे की चर्चा, आधे घंटे की चर्चा भी नियंत्रण के लिए ही लाई जाती है, और बजट पर चर्चा भी इसी प्रकार से होती है। बजट पर चर्चा में आप लोग जानते हैं बजट के विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव होते हैं, बजट में विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव होते हैं। सरकार के द्वारा वो प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते हैं, चर्चा बहस मतदान उस पर होता है, और सदन कई बार क्या करता है, बजट पर चर्चा के माध्यम से उन प्रस्तावों पर
तरह तरह के कटौती प्रस्ताव भी ला सकता है। कटौती आप लोग जानते हैं 3 प्रकार की होती है, ठीक है। सांकेतिक कटौती होती है, वित्त वैधता कटौती होती है, आर्थिक कटौती होती है, ठीक है। इन प्रस्तावों के माध्यम से भी क्या कर सकते हैं, इन सरकार यानी सरकारों पर नियंत्रण रखा जाता है। लेकिन राष्ट्रपति का अभिभाषण मूल रूप से संसदीय नियंत्रण का साधन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप निम्न में से कौन सा है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप निम्न में से कौन सा है? गणतंत्रीय, संघीय, अध्यक्षात्मक। पहला क्या कह रहा है, गणतंत्रीय, संघीय, अध्यक्षात्मक। चर्चा करते चलते हैं। भाई भारत गणतंत्र तो है, संघीय व्यवस्था भी है, लेकिन हमारे यहाँ अध्यक्षात्मक व्यवस्था नहीं है। इसका मतलब ये विकल्प नहीं होगा, ठीक है। हमारा गणतंत्रीय व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था भी है, लेकिन एकात्मक व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ संघात्मक व्यवस्था है। तीसरा कह रहा गणतंत्रीय है, हाँ है। संघीय व्यवस्था है, हाँ है। संसदीय व्यवस्था बिल्कुल है। इसका मतलब यह सही है। अगला भी पढ़ लेते हैं, गणतंत्रीय, एकात्मक, अध्यक्षात्मक ना। गणतंत्रीय तो है लेकिन एकात्मक नहीं है और अध्यक्षात्मक नहीं है। तो उत्तर क्या हो जाएगा भाई, आपका आंसर हो जाएगा इसका सी। क्या हो जाएगा आंसर? सी हो जाएगा कि भारत में गणतंत्रात्मक व्यवस्था है। गणतंत्र का मतलब क्या होता है, भारत में शक्ति का स्रोत जनता है, और जहां पर शक्ति का स्रोत जनता होती है उसे ही क्या कहते हैं भाई, हम गणतंत्र कहते हैं, ठीक है। यानी ऐसी व्यवस्था जिसमें भारत की सरकार की संपूर्ण शक्ति का स्रोत क्या है, जनता है, तो उसे गणतंत्र कहते हैं। संघीय व्यवस्था, भारत राज्यों का संघ है, यह अनुच्छेद 1 कहता है। यह अनुच्छेद 1 कहता है, सिद्धांत में भारत क्या है, संघीय व्यवस्था है, लेकिन व्यवहार में इसमें एकात्मक लक्षण भी पाए जाते हैं। पहले के वीडियोस में अगर आप जाएंगे हमारे, इसीलिए मैं कह रहा हूं आपसे बार बार कि जितना मैं करा रहा हूं इससे पहले के वीडियोस को भी आप लोग जरूर देखते जाएंगे। जो स्टार्टिंग वाले वीडियोस आप लोग देखेंगे तो उसमें आपको इसको मैंने खूब समझाया है। क्या समझाया है यहाँ पर, कि भारत में संघीय व्यवस्था तो है लेकिन यह सिद्धांत में ही ज्यादा है, व्यवहारता इसमें एकात्मक व्यवस्था के अधिक लक्षण भी हैं। तो भारत को की संघीय व्यवस्था को यानी भारत की व्यवस्था को कुछ लोग संघीय मानते हैं तो कुछ लोग एकात्मक मानते हैं। तो वहीं पर केसी हुएर जैसे लोग इसको अर्ध संघात्मक राज्य की संज्ञा भी देते हैं, ये बता चुका हूं आपको पहले में। और भारत में संसदीय व्यवस्था तो है ही। पूरे विश्व में 2 प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, एक संसदात्मक व्यवस्था है और एक अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। संसदात्मक व्यवस्था में क्या होता है, शक्तियों का संयुक्तिकरण होता है, यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये एक दूसरे के प्रति कहीं ना कहीं जवाबदेह होती हैं, एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। लेकिन अध्यक्षात्मक व्यवस्था में, ठीक है, जो अध्यक्षात्मक व्यवस्था होती है उसमें शक्तियों का पृथक्करण होता है, ठीक है। यानी ये तीनों संस्थाएं क्या होती हैं, एक दूसरे से स्वायत्त होती हैं, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बढ़िया, सेम क्वेश्चन आ गया भाई, यहां व्याख्या नहीं करनी पड़ेगी हमको। अध्यक्षात्मक शासन का सैद्धांतिक आधार है, अध्यक्षात्मक शासन का सैद्धांतिक आधार है शक्तियों का संतुलन, शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का एकीकरण, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्या होगा भाई, शक्तियों का अध्यक्षात्मक शासन यानी प्रेसिडेंशियल सिस्टम का सैद्धांतिक आधार क्या है, शक्तियों का पृथक्करण। क्या बताया भैया मैंने आपको कि संसदात्मक व्यवस्था में शक्तियों का संयुक्तिकरण होता है, यानी विधायिका कार्यपालिका के प्रति कार्यपालिका विधायिका के प्रति और न्यायपालिका के प्रति जिम्मेदार होती है। विधायिका और कार्यपालिका दोनों ही न्यायपालिका के प्रति जिम्मेदार होती हैं, लेकिन न्यायपालिका भी संसद द्वारा यानी विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों के अंतर्गत ही कार्य करती है। यानी विधायिका को, भारत में संसद सर्वोच्च है, भारत में संसद सर्वोच्च है, इसलिए संसद की सर्वोच्चता के आधार पर ही न्यायपालिका को कार्य करना पड़ता है। यद्यपि यह बहुत ही विवादास्पद विषय है, इस पर हम चर्चा पहले करेंगे, कंटेंट में हमने पहले कर दिया है इसको, फिर भी चर्चा इस पर हम बढ़िया बाद में करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम अध्यक्षात्मक व्यवस्था की बात करें तो अध्यक्षात्मक व्यवस्था में शक्तियों का पृथक्करण होता है, यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका यह एक दूसरे से स्वायत्त होती हैं, स्वतंत्र नहीं होती। कहीं कहीं पर स्वतंत्र लिखा हुआ है, लेकिन स्वतंत्रता और स्वायत्तता में अंतर होता है। स्वतंत्रता का मतलब यह होता है कि आपके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं हो, जबकि ऐसा नहीं होता है। और स्वायत्तता का मतलब होता है कि युक्त निर्बधन, युक्ति मतलब विधि, युक्त मतलब अनुरूप, निर्बधन मतलब बाउंडेशन, यानी अकॉर्डिंग टू लॉ आपको क्या करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू लॉ आपको, आपके ऊपर कुछ प्रोहिबिशंस होते हैं, कुछ
आप नियम से बंधे होते हैं, यानी कहीं ना कहीं आंशिक जवाबदेही दूसरे के प्रति होती है, यद्यप सैद्धांतिक तौर पर शक्तियों का पृथक्करण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, यानी इसमें आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसमें आंसर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। सरकार के विभिन्न अंगों में शक्तियों की साझेदारी को कहा जाता है। सरकार के विभिन्न अंगों में शक्तियों की साझेदारी को कहा जाता है। शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सरकार के विभिन्न अंगों में शक्तियों की साझेदारी को कहा जाता है शक्तियों का पृथक्करण। शक्तियों का पृथक्करण, अभी हमने बताया कि अगर शक्तियां क्या हैं, अगर शक्तियां ऐसी हैं कि जिनमें एक दूसरे से शक्तियां जुड़ी हुई हैं, जैसा कि भारत के संसदीय लोकतंत्र में है, तो उसे कहते हैं शक्तियों का एकीकरण। शक्तियों का एकीकरण या शक्तियों का विभाजन। लेकिन जब शक्तियां अलग अलग अंगों में पृथक पृथक कर दी जाती हैं, जैसा कि मॉन्टेस्क्यू कहते हैं, मॉन्टेस्क्यू साहब ने इसको बताया है, ये फ्रेंच दार्शनिक हैं मॉन्टेस्क्यू साहब, और इन्होंने शक्तियों के पृथक्करण को अध्यक्षात्मक प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता के रूप में बताया है। ठीक है ना, तो ऐसे में इसमें क्या हो जाएगा, सरकार के विभिन्न अंगों में शक्तियों की साझेदारी को कहा जाता है क्या, शक्तियों का पृथक्करण, यानी बी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सरकारों का वर्गीकरण संसदीय तथा अध्यक्षात्मक के रूप में किया जाता है। सरकारों का वर्गीकरण संसदीय तथा अध्यक्षात्मक के रूप में किया जाता है। सरकारों का वर्गीकरण संसदीय तथा अध्यक्षात्मक के रूप में किया जाता है। विधायिका तथा कार्यपालिका के बीच संबंधों के आधार पर। अगला है राजनीतिज्ञों तथा सिविल सेवकों के बीच संबंधों के आधार पर। लिखित तथा अलिखित संविधानों के आधार पर। फिर कह रहा कठोर तथा नमनीय संविधानों के आधार पर। वास्तव में संसदीय तथा अध्यक्षात्मक के रूप में जो वर्गीकरण होता है वो किसमें होता है भाई, वह विधायिका तथा कार्यपालिका के बीच संबंधों के आधार पर होता है। ठीक है, देखिए अगर विधायिका कार्यपालिका, अगर इसमें न्यायपालिका होती तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। विधायिका और कार्यपालिका अगर दोनों परस्पर संबंधित हैं तो क्या व्यवस्था हो जाएगी, संसदात्मक व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन अगर विधायिका और कार्यपालिका ये क्या है, विधायिका अलग और कार्यपालिका अलग है, तब क्या कहा जाएगा, इसको अध्यक्षात्मक व्यवस्था कहा जाएगा। यानी विधायिका और कार्यपालिका, कार्यपालिका मतलब सरकार, अब विधायिका मतलब जैसे आपके यहाँ संसद है, वैसे उनके यहाँ अलग नाम है, अलग अलग देशों में इनका अलग अलग नाम है। ठीक है, दरअसल अमेरिका में क्या होता है, राष्ट्रपति पद का चुनाव होता है, लेकिन राष्ट्रपति स्वयं अपनी मंत्रिपरिषद बनाता है। राष्ट्रपति स्वयं अपनी मंत्रिपरिषद बनाता है और वह मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। यानी राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का विघटन भी कर सकता है, गठन करने के साथ साथ, और विधायिका के विघटन से मंत्रिपरिषद के विघटन पर कोई खास असर नहीं पड़ता है। ठीक है, यानी वहां पर शक्तियों का पृथक्करण है ना, तो हम आप कह सकते हैं कि सरकारों का जो वर्गीकरण है संसदीय तथा अध्यक्षात्मक के रूप में जो होता है वो कैसे होता है, विधायिका कार्यपालिका के बीच संबंधों के आधार पर। यानी संसदीय व्यवस्था में क्या होता है, इनके बीच संयुक्तिकरण है, जबकि अध्यक्षात्मक व्यवस्था में इनके बीच क्या है, पृथक्करण है। ठीक, अगला क्वेश्चन, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता है, कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, सही है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद की नियुक्ति स्वयं करता है, यह भी सही है। राष्ट्रपति की राष्ट्रपति व्यवस्थापिका यानी विधायिका का विघटन नहीं कर सकता है, यह भी सही है। इसका मतलब सब सही है। इसमें क्या होगा, इसमें आंसर भाई, इसमें आंसर डी हो जाएगा, सब सही हो जाएंगे। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या है, ये सभी विशेषताएं हैं। कार्यपालिका का अध्यक्ष यानी सरकार का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद की नियुक्ति स्वयं करता है,
राष्ट्रपति व्यवस्थापिका का विघटन नहीं कर सकता है। और ठीक है, इसमें आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने अध्यक्षात्मक प्रणाली पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया? किसने अध्यक्षात्मक प्रणाली पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया? अब्राहम लिंकन, मॉन्टेस्क्यू, वाल्टर बेजहॉट या मेडिसन? क्वेश्चन पूछ रहा किसने अध्यक्षात्मक प्रणाली पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया। कहां प्रयोग किया ये पूछ रहा है, किसने प्रयोग किया? कई किताबों में अब्राहम लिंकन दिया गया है, जो कि गलत है, जो कि गलत है। अध्यक्षात्मक प्रणाली पद का सर्वप्रथम प्रयोग, पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था वाल्टर बेजहॉट ने। किसने किया था? वाल्टर बेजहॉट साहब ने किया था। दरअसल वाल्टर बेजहॉट साहब ने इसका कहां पर उपयोग किया था ये भी समझिएगा। दरअसल वाल्टर बेजहॉट ने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बुक लिखी थी और उसका नाम था द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन। द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन। और इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन में ही सबसे पहले इन्होंने अध्यक्षात्मक प्रणाली पद का सबसे पहले प्रयोग किया था। किसने? वाल्टर बेजहॉट ने। आप लोग इसको रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में कैबिनेट के सदस्य जिम्मेदार होते हैं। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में कैबिनेट के सदस्य जिम्मेदार होते हैं। कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल के सदस्य जिम्मेदार होते हैं कहां पर? राष्ट्रपति के प्रति, व्यक्तिगत रूप से विधायिका के प्रति, सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति, मतदाताओं के प्रति। देखिए समझिएगा, यहां पर दो प्रश्न छिपे हुए हैं। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में कैबिनेट के सदस्य किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं? साफ साफ उत्तर हो जाएगा इसका ए। ध्यान दीजिएगा, उत्तर क्या हो जाएगा? ए, राष्ट्रपति के प्रति। लेकिन अगर यहां अध्यक्षात्मक को काट के संसदात्मक व्यवस्था कर दी जाता तो संसदात्मक व्यवस्था में इसी का उत्तर क्या जो है बदल जाएगा। संसदात्मक व्यवस्था में कैबिनेट के सदस्य जिम्मेदार होते हैं किसके प्रति? सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति। जैसे कि भारत, यानी जो मंत्रिपरिषद होती है वह सामूहिक रूप से इसके प्रति, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। कहां पर? भारत में। तो यहां उत्तर बदल जाता है। यहां तो हमने शब्द का इस्तेमाल कर लिया, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल। जरा इसको थोड़ा डिटेल में समझ लीजिए आप लोग, कि कई बार आप लोग मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद को एक ही समझ लेते हैं, जबकि अंतर है। और जान लीजिएगा आप, हम बाहर के रेफरेंस में इसको नहीं बता रहे, हम भारत के संदर्भ में इसको बता रहे हैं यहां पर, कि दरअसल मंत्रिपरिषद जो है, मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का एक छोटा निकाय है। मंत्रिपरिषद का मतलब होता है पांचों प्रकार के मंत्री। वैसे संविधान के अंतर्गत सिर्फ 3 प्रकार के मंत्री की बात की गई है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। लेकिन संविधानेतर रूप में, ठीक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पर कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और उप मंत्री बना दिए जाते हैं। कुल 5 प्रकार के मंत्री हो गए, ठीक है। लेकिन यानी मूल संविधान में मंत्रिपरिषद शब्द का ही इस्तेमाल किया गया था। लेकिन अब ये मंत्रिमंडल कहां से आया? दरअसल मंत्रिमंडल कहते किसको, पहले जान लीजिए। जो कैबिनेट स्तर के मंत्रियों से मिलकर बनता है समूह, उसे ही कहते हैं मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल कहते हैं हिंदी में और कैबिनेट कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अब ये शब्द आया कहां पर, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया, इसे जान लीजिए आप लोग। दरअसल मूल संविधान में मैंने कहा कि मंत्रिपरिषद शब्द का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन मंत्रिमंडल शब्द इंसर्ट किया गया, डाला गया। कब, कैसे डाला गया? संविधान में 44वां संशोधन हुआ। संविधान में 44वें यानी 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से अनुच्छेद 352 में इस शब्द को डाला। कहां डाला गया? लिखा गया अनुच्छेद 352 में कि युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह। आप जानते हैं सशस्त्र विद्रोह शब्द को भी डाला गया था, इसी अमेंडमेंट के माध्यम से इंसर्ट किया गया। तो युद्ध, बाह्य आक्रमण कहां पर? अनुच्छेद 352 में क्या लेता है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रपति, कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर संपूर्ण भारतीय प्रदेश, संपूर्ण भारतीय क्षेत्र या उसके किसी एक भाग में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। यहां पर सबसे पहले मंत्रिमंडल या कैबिनेट शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इस शब्द को डाला गया किसके माध्यम से? 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से डाला गया, ठीक है। इसलिए बेसिक अंतर समझिएगा, क्योंकि मंत्रिपरिषद एक व्यापक इकाई है, लेकिन मंत्रिमंडल
उसी मंत्रिपरिषद की छोटी इकाई है जो प्रायः जैसे कोई विधेयक सदन में प्रस्तुत किया जाना है तो उस विधेयक को प्रस्तुत किए जाने से पहले भी आप न्यूज पढ़ते होंगे कि कैबिनेट ने विधेयक को मंजूरी दी। तो जहां पर भी कैबिनेट या मंत्रिमंडल शब्द का इस्तेमाल आ जाए, ठीक है ना, लेकिन अक्सर क्या होता है, अब लिखा जाएगा कि प्रधानमंत्री ने अपनी मंत्रिपरिषद का विस्तार किया या मंत्रिपरिषद के विस्तार की सूचना, मंत्रिमंडल कहीं नहीं लिखा रहेगा। इसी तरह से मुख्यमंत्री के संदर्भ में भी यही आता है, राज्य के संदर्भ में भी आएगा कि मुख्यमंत्री ने अपनी मंत्रिपरिषद का विस्तार किया या मुख्यमंत्री की मंत्रिपरिषद का विस्तार प्रस्तावित। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट के सदस्य किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल के सदस्य किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? किसमें? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल के सदस्य किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? ये तो मैंने पढ़ा दिया अभी, राष्ट्रपति। वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। राष्ट्रपति, व्यक्तिगत रूप से विधायिका, सामूहिक रूप से विधायिका या निर्वाचक, किसके पे होगा? राष्ट्रपति के प्रति होंगे, यानी ए हो जाएगा। ठीक, और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहां पर हम लोग। निम्नलिखित में से अध्यक्षात्मक सरकार किस देश में है? बहुत ही सरल इसका आंसर होगा, टीजीटी का क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से अध्यक्षात्मक सरकार किस देश में है? भारत में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ब्रिटेन में, फ्रांस में। भारत में आप जानते हैं संसदात्मक लोकतंत्र की व्यवस्था है, ब्रिटेन से हमने लिया ही है, फ्रांस में भी यही व्यवस्था है। आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी बी। ठीक है, तो ये थे कुल आपके 15 क्वेश्चन। कोशिश किया मैंने आपको कि एक व्यापक व्याख्या देने की कोशिश करूं, एक क्वेश्चन से ढेर सारे क्वेश्चन निकल सकें। लगे रहिए आप लोग, और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को इससे काफी फायदा मिल रहा होगा। ठीक है, और लग जाइए, पूरी तरह से लग जाइए। अंतिम बार, अंतिम प्रहार, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जी जान से लगे रहिए, जुटे रहिए, कोशिश करिए, लेकिन अंतिम कुछ नहीं होता। जीवन में सब कुछ अनंतिम होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इस बार नहीं तो कभी नहीं। क्यों नहीं भाई, कभी क्यों नहीं, आगे भी सही। इस बार नहीं तो अगली बार होगा, अगली बार नहीं तो अगली बार होगा। हम लगे हैं तो होगा ही जरूर। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि यह नहीं तो कुछ नहीं। ठीक है, तो ऐसा ना सोचिए कि तू नहीं तो जिंदगी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आगे आप लगे रहेंगे, जरूर सफलता आपको मिलेगी। मैं अपने अनुभव के आधार पर कहता हूं, सफलता उसे ही नहीं मिलती है जो बीच रास्ते में छोड़ देता है। ठीक है, शायद हमने भी ये गलती की होगी, लेकिन यह गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। थैंक यू।